नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में हम लोग डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने फैक्ट तथ्य की डेफिनेशन देखी और फैक्ट्स के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूं कि फैक्ट्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे और उसमें से मटेरियल फैक्ट आपने नोट भी कर लिए होंगे। और फिर से मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि जो लोग सीरियस हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम को सीखने के लिए वो अपना मोटे वाला रजिस्टर पेन लेकर बैठे होंगे साथ में और मटेरियल फैक्ट्स को नोट करते चले जाएंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा रेलेवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य। इन तथ्य को मैं डिस्कस करूं, इन फैक्ट्स को डिस्कस करूं उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं अगर इनको कहूं कि ये एक बहुत अच्छे नेता है तो क्या ये बात ठीक होगी? वहीं पर मैं ये कहूं कि दूसरे नेता हैं श्री राहुल गांधी, ये एक अच्छे नेता नहीं है, क्या ये बात भी ठीक होगी? आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना विचार शेयर कर सकते हैं कि दोनों बात में से कौन सी बात ठीक है या कौन सी बात गलत है। और अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूं तो उनका अंदाजा आप इन कमेंट्स को देखकर भी लगा सकते हैं कि मैंने जो अभी आगे बातें कही वो ठीक है या गलत है। ये कहें कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे नेता हैं, ये ना तो बात ठीक है और ना ही ये बात गलत। ये डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति से आपने ये क्वेश्चन पूछा है। इसी तरीके से जब श्री राहुल गांधी जी के बारे में क्वेश्चन करेंगे कि ये एक अच्छे नेता नहीं है, तो ये भी बात ना तो ठीक होगी और ना ही गलत होगी। ये डिपेंड करेगा कि ये आपने क्वेश्चन किससे पूछा है। अगर नरेंद्र मोदी जी वाला क्वेश्चन अगर आपने कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता से या उसके लीडर से पूछ लिया तो आपको जवाब आएगा कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे लीडर नहीं। वहीं आपने अगर बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के किसी दूसरे लीडर से पूछ लिया तो जवाब आएगा हां, नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं। यानी पर्सन एक ही है लेकिन ओपिनियन दो आई। कारण क्योंकि दोनों बार जब क्वेश्चन पूछा गया तो दोनों अलग अलग लोग थे। इसी तरीके से आप राहुल गांधी जी के लिए ले लीजिए, तो वहां पर भी अगर आप कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता या लीडर से पूछेंगे तो जवाब आएगा कि राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं। और वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता या लीडर से पूछेंगे आप तो जवाब आएगा नहीं, राहुल गांधी जी अच्छे नेता नहीं। तो इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस इसलिए है कि कोई भी बात ना तो पूर्णतया सत्य होती है और ना ही पूर्णतया असत्य होती है। अब आप ये कहेंगे कि इन बातों का इस रेलेवेंट फैक्ट और सुसंगत तथ्य से क्या लेना देना है? आप क्यों राजनीति की बातें कर रहे हैं यहां पर? मैं बिल्कुल भी राजनीति की बातें नहीं कर रहा हूं। मैंने दोनों ही पार्टी के दो नेताओं के नाम पूरे सम्मान के साथ लिए हैं और मेरी कोई गलत मंशा नहीं है किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने की या किसी भी पार्टी को अपोज करने की। मैंने इसलिए समझाने की कोशिश की है कि जिस तरीके से किसी भी नेता या किसी भी पर्सन के बारे में कोई ओपिनियन देनी हो आपको, तो किसी एक पर्सन की ओपिनियन ठीक हो सकती है, वहीं दूसरे पर्सन की ओपिनियन इसी पर्सन के बारे में गलत हो सकती है। कहानियों से बातें याद रह जाती हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको कहानी के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की। ये बात सुसंगत तथ्य के साथ में, रेलेवेंट फैक्ट के साथ में आपको इस तरीके से याद रखनी है कि कोई भी एक फैक्ट, एक सिंगल फैक्ट ना तो सुसंगत होगा, ना असंगत होगा, ना रेलेवेंट होगा, ना इररेलेवेंट होगा। कैसे पता चलेगा कि कोई फैक्ट रेलेवेंट हो सकता है या इररेलेवेंट हो सकता है? वो जब पता चलेगा
जब किसी दूसरे फैक्ट के साथ में आप इसको कंपेयर करेंगे। सेकंड फैक्ट कोई होना चाहिए आपके पास। जब भी आप रेलेवेंट पढ़ेंगे, सुसंगत पढ़ेंगे, तो आपके माइंड में दो फैक्ट होने चाहिए। इसीलिए आप डेफिनेशन देखिए कि डेफिनेशन में क्या वर्ड्स यूज किए लेजिस्लेचर में। बड़ा ही ब्यूटीफुली वर्ड्स को यूज किया जाता है दोस्तों, स्पेशली इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो वर्ड्स यूज हुए हैं, एक एक वर्ड का इतना इंपॉर्टेंट मीनिंग है कि अगर आप उस वर्ड के मीनिंग को समझने को स्लिप कर जाएंगे तो आप सोचिए कि बहुत कुछ आपने मिस कर दिया है। जब आप अधिकतर डेफिनेशंस पढ़ते होंगे तो वो डेफिनेशन शुरू होती हैं कि एक्स वाई जेड मीन्स या फिर एक्स वाई जेड इंक्लूड्स, इस तरीके से डेफिनेशन शुरू होती है। लेकिन रेलेवेंट के मामले में आप देखिए कि किस तरीके से डेफिनेशन शुरू हो रही है। रेलेवेंट, a fact is said to be relevant. A fact is said to be relevant. यहां पर एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। यहां पर यह नहीं लिखा गया relevant means और relevant include नहीं लिखा गया। इन्होंने कहा कि एक फैक्ट को रेलेवेंट कहा जा सकता है। ये नहीं लिखा कि एक फैक्ट रेलेवेंट है और फैक्ट इज रेलेवेंट। नो, इज सेड टू बी रेलेवेंट, क्योंकि कोई फैक्ट अपने आप में रेलेवेंट होता ही नहीं है, इसलिए लेजिस्लेचर लिख ही नहीं सकता था अ फैक्ट इज रेलेवेंट। आगे क्या कहती है यही डेफिनेशन, वहीं से शुरू करते हैं। रेलेवेंट, अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन, कब कहा जाएगा। पहली बात देखो, उन्होंने कहा कि सुसंगत कहा जाएगा, एक तथ्य को दूसरे तथ्य के साथ में सुसंगत कहा जाएगा, लेकिन कब? when it is connected with the other। यहां पर जो it वर्ड यूज हुआ ये अफेक्ट के लिए हुआ है, जो सबसे पहले शुरू में अफेक्ट, जिसको हमें चेक करना था कि क्या ये रेलेवेंट है या नहीं है। रिपीट करूंगा बार बार, तो आप थोड़ा इरिटेट मत होइएगा, क्योंकि रिपीटेशन से आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी ये डेफिनेशंस और ये वर्ड्स। तो जो ये इट वर्ड यूज हुआ, इट इज कनेक्टेड विद द अदर, तो यहां पर इट ये अफेक्ट के लिए यूज हुआ है, और विद द अदर ये जो वहां पर अनदर लिखा था ये उसके लिए वर्ड यूज हुआ है। तो इट मींस कि पहला फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ में कनेक्टेड होना चाहिए। तो पहली कंडीशन कि एक फैक्ट जब दूसरे फैक्ट के साथ में कनेक्टेड होगा तभी कहा जा सकता है कि वो पहला फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ में रेलेवेंट है। अब भैया कनेक्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं दो फैक्ट्स के बीच में, तो क्या कुछ भी कनेक्शन हो जाए, किसी भी तरीके से कनेक्ट हो जाए? मान लो दिल्ली में एक मर्डर हुआ और ये मर्डर हुआ है एक्स का, और इसका भाई बैठा है यूएसए में और वो है वाई। तो भैया एक्स का मर्डर हुआ और एक्स का ब्रदर है वाई, तो दोनों में कनेक्शन तो है कहीं ना कहीं। तो क्या मर्डर के साथ में वाई रेलेवेंट होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए क्या बोला कानून लिखते समय कि सारे के सारे कनेक्शन रेलेवेंट नहीं बनाएंगे। कनेक्शन कुछ सेलेक्टेड हैं कि किस तरीके से कनेक्टेड होना चाहिए एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ में। तो आगे पढ़िए क्या बोला, इट इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू इन द प्रोविजंस ऑफ दिस अधिनियम रिलेटिंग टू द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। इसमें कहा है कि कनेक्शन तो होना चाहिए, बट कनेक्शन ऐसा होना चाहिए जो इस अधिनियम में दिया गया हो। नंबर एक बात, किसी और अधिनियम में नहीं, इस अधिनियम में दिया गया हो, और दूसरा इस अधिनियम में भी कहां दिया गया। तो इन्होंने कहा है रिलेटिंग टू द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ऐसे प्रावधान जो तथ्यों की सुसंगतता के विषय में दिए गए हैं इस अधिनियम में, उनके अनुसार अगर कनेक्टेड है एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ में, तब कहा जाएगा कि पहला फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ में सुसंगत है, रेलेवेंट है। अब यहां पर मैं आपको ना एक छोटा सा
एक और चीज दिखाना चाहता हूं। आप देखिए चैप्टर नंबर 2 का हेडिंग, चैप्टर नंबर 2 ऑफ बीएसए, इसका हेडिंग देखेंगे तो आप पाएंगे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। और फिर यहां पर देखिए जरा एक बार, यहां पर क्या लिखा है कि प्रोविजंस कौन से हों, कहां पर वो कनेक्शन के तरीके बताए गए, संबंध के तरीके बताए गए, प्रोविजंस ऑफ दिस अधिनियम रिलेटिंग टू द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। यानी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट किसका नाम है? चैप्टर नंबर 2 का नाम है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पर ये रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट को रिप्लेस कर सकता हूं चैप्टर नंबर 2 से। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? A fact is said to be relevant to another when it is connected with the other in any of the ways referred to the provisions of this अधिनियम relating to chapter 2। और अगर चैप्टर 2 को रिप्लेस करूं तो सेक्शन 3 to 50 में लिख सकता हूं। तो क्या हो गया अब ये? इन द प्रोविजंस ऑफ दिस अधिनियम रिलेटिंग टू सेक्शन 3 टू सेक्शन 50। अब और थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करूं तो कुल मिलाकर कोई भी सुसंगत तथ्य कौन सा होगा? एक तथ्य दूसरे तथ्य के साथ में सुसंगत होगा, ऐसा तब कहा जाएगा जब पहला तथ्य दूसरे तथ्य के साथ में एक संबंध बनाता होगा उन सभी तरीकों में से किसी भी एक तरीके से जो तरीके सेक्शन नंबर 3 से लेकर 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताए गए। और सेक्शन 3 मैंने पीछे पढ़ा दिए। सेक्शन 3 वो संबंध नहीं बताता, वो तरीका नहीं बताता संबंध का। उसने एक जनरल बात कही है कि एविडेंस किस किस के लिए दी जा सकती है। तो वहां बताया गया कि जो साक्ष्य है, एविडेंस है, वो केवल दो बातों के लिए दी जा सकती है, फैक्ट्स इन इशू, विवादक तथ्यों के लिए, या फिर रेलेवेंट फैक्ट के लिए, सुसंगत तथ्य के लिए। इन दोनों बातों के लिए ही एविडेंस दी जा सकती है। और सेक्शन 3 में कोई तरीका नहीं बताया है संबंध का कि क्या तरीका होगा। तो और मैं इसको प्योरीफाई करूं तो ये हुआ कि अगर एक तथ्य किसी दूसरे तथ्य के साथ में धारा 4 से लेकर 50 तक दिए गए तरीकों में से किसी भी एक तरीके से अगर कनेक्टेड है तो कहा जाएगा कि पहला तथ्य दूसरे तथ्य के साथ में सुसंगत है। तो इसको कंक्लूड मैं करता हूं दोस्तों कि दो फैक्ट होने चाहिए, दोनों फैक्ट में कनेक्शन होना चाहिए, और वो कनेक्शन कहां बताए गए? सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50, टोटल 47 सेक्शंस हैं जहां पर कुछ तरीके बताए गए हैं। उन्हीं तरीकों में से किसी भी एक तरीके से अगर कनेक्टेड होंगे ये दो फैक्ट, तब कहा जाएगा कि पहला फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ में सुसंगत है, रेलेवेंट। तो ये हुई रेलेवेंट की डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को मैं आगे बढ़ाऊं तो पहले मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, और ये एक ट्रू स्टोरी है दोस्तों।